फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, जहां हम बात करते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, साथ ही उनसे जुड़े परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जानकारी। सो लेट्स बिगिन। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार परमाणु क्रमांक है। एटॉमिक नंबर इज द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, अभी जो हम पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जिसका निर्माण मोसले नाम के एक वैज्ञानिक ने किया है। इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम के अनुसार जमाया है। इससे पहले जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसको मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए उस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते थे। इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एटम्स को उनके एटॉमिक मास अर्थात एटॉमिक भार के आधार पर जमाया था, लेकिन उसमें कुछ गलतियां भी थी, जिसके कारण इसको बाद में यूज़ करना बंद कर दिया गया था। जैसे कि कुछ तत्वों के एटॉमिक भार समान थे। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे तथा हाइड्रोजन जैसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की कोई जगह ही नहीं थी उस पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए कुछ समय बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को यूज़ करना बंद कर दिया गया तथा उसकी जगह पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ में लाया जाने लगा, जो कि आज तक यूज़ हो रहा है, जो हम अपनी किताबों में आज भी पढ़ते हैं। तो ये पूछा जाता है कि किसने बनाया था, तो आज का जो हम पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं वो मोसले ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्वों का एक्टिनाइड समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। द एक्टिनाइड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव ग्रुप। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसी तरीके से एक्टिनाइड ग्रुप भी होता है। एक्टिनाइड ग्रुप में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। उनके एटॉमिक नंबर 91 to 103 तक होते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिनाइड्स एलिमेंट हैं थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, क्वेरियम, फेरियम। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। खास तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन वो एक्टिनाइड ग्रुप में नहीं आता है। एक्टिनाइड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय भी होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं तथा साथ ही साथ वो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी होते हैं। प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम, इन एलिमेंट्स का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन सिल्वर। फ्रेंड्स, जर्मन सिल्वर को हम लोग आज की भाषा में देखा जाए तो हम जो बोलते हैं कि नकली चांदी, उसी का एक रूप है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है और यह एक तांबे का मिश्र धातु है, जिसमें तांबा के साथ निकल और जस्ते को मिलाया जाता है, जिंक को, जिसमें तांबा अराउंड 60% होता है और निकल और जिंक 20% होता है। अब इसे जर्मन सिल्वर इसलिए कहा जाता है कि पहला तो इसका रंग चांदी का जैसा होता है और दूसरा इसको एक जर्मनी देश के धातु बनाने वाले ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर की संज्ञा दी गई है। इसका उपयोग गहने बनाने, बर्तन बनाने,
सिक्के तथा अन्य सजावटी वस्तु बनाने में किया जाता है। आजकल लोग ज़्यादातर फैशनेबल ज्वेलरी में इसी तरीके के मटेरियल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। द मर्करी मेटल रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। फ्रेंड्स, मर्करी जिसको पारा कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है तथा इसका एटॉमिक मास 200 होता है। फ्रेंड्स, पारे के जो गुण हैं उसका यह है कि उसमें सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव बहुत ही अधिक होता है। इसका पृष्ठ तनाव इतना अधिक होता है कि यदि हम उसको हाथ पे लें तो वो हमारे हाथ पे चिपकता भी नहीं है, वह हमेशा एक बूंद का रूप ले लेता है। साथ ही ये अगर हम इसको किसी कांच के बर्तन में रखें तो वो उस कांच के बर्तन पे भी नहीं चिपकता है। और इसका थर्मल एक्सपेंशन मतलब ऊष्मीय विसरण काफ़ी यूनिफॉर्म होता है। इसकी इन्हीं दो विशेषताओं के कारण इसको हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं कि पहला तो ये तापमान बढ़ने के साथ साथ एक समान गति से बढ़ता है और दूसरा ये कांच पे चिपकता नहीं है। तो इसी दोनों गुण के कारण इसको हम थर्मामीटर में बुखार नापने के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही ये हवा का दबाव नापने वाले उपकरण बैरोमीटर में भी यूज़ होता है। और इसके कंपाउंड्स का प्रयोग चमड़ी से जुड़ी हुई रोगों का निदान करने के लिए भी किया जाता है। यह एक बहुत ही विषैला पदार्थ है, इसलिए यदि गलती से भी अगर पारा आपके मुंह में चला जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए। यह गोल्ड के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु सोने के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करता है, तो उसका उत्तर होगा कि पारा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। आगे बढ़ते हैं कि श्वेत फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि ये हवा की ऑक्सीजन से क्रिया कर जल उठता है, परंतु जल में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। White phosphorus is kept in water because it reacts with oxygen of air and catches fire, but it does not react with water. फ्रेंड्स, क्या होता है, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है तथा किसका एटॉमिक मास 31 होता है, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये धरती पे फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जाते, ये हमेशा एक कंपाउंड के रूप में ही पाए जाते हैं। मोस्टली दो तरीके के फॉस्फोरस देखे जाते हैं, एक वाइट फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस। दोनों ही बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, जिसमें जो हमारा रेड फॉस्फोरस है वो माचिस की तिल्लियाँ बनाने में यूज़ होता है तथा आजकल पटाखों में भी यूज़ होता है। ये वाइट फॉस्फोरस को हम नॉर्मली हवा में नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलके एक विस्फोट कर देता है, उनके साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है और आग पकड़ लेता है। इसलिए हम इसको हमेशा पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। फॉस्फोरस का हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। फॉस्फोरस हमारी हड्डियाँ और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी के कारण हमारे दांत और हड्डियाँ चमकती हैं। यह एक बहुत ही चमकीला धातु होता है क्योंकि फॉस्फोरस के जैसे ही कुछ अन्य तत्व जैसे सोडियम और पोटेशियम ये भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इनको स्टोर करने के लिए हम पानी में नहीं रखते हैं क्योंकि ये पानी के ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु को हम केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन इज फाउंड एज ए प्रोटीन इन ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है तथा इसका एटॉमिक भार
14 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है कि नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। नाइट्रोजन एक प्राकृतिक तत्व है जो प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाइट्रोजन वैसे तो हवा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन यह शरीर के अंदर सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है। न्यूक्लियस में ये एमिनो एसिड के फॉर्म में रहता है जो प्रोटीन बनाने के काम आता है। और आपने नाम सुना होगा डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यह भी नाइट्रोजन के कंपाउंड एमिनो एसिड से ही बनता है। डीएनए जो कि माता पिता के गुणों को उनके बच्चों तक पहुंचाने का बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो इस तरीके से नाइट्रोजन प्रोटीन का यूज़ हमारे शरीर में होता है। आगे बढ़ते हैं। हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सर्वाधिक कठोर तत्व हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल अक्करिंग सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। फ्रेंड्स, हीरा तो हम सबने देखा होगा, ये नहीं देखा तो हमने टीवी में या ऐसे फोटो के रूप में देखा होगा। हीरा कार्बन का एक आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब समस्थानिक। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। हीरा एक अत्यधिक कठोर तत्व होता है और कई बार पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हीरा का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन के हर एटम 4 अन्य कार्बन के एटम से जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। हीरे का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ही कठोर होता है और ये जल्दी पिघलता नहीं है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 4000 डिग्री सेल्सियस के होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में इतने टाइटली कंबाइंड होते हैं, एटम्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं होते फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड गहनों के अलावा कटिंग टूल्स में भी यूज़ होता है और हॉस्पिटल्स में ये सर्जिकल टूल्स के रूप में यूज़ होता है। हम सोचते हैं कि डायमंड वैसा ही दिखता है जैसा इस चित्र में दिख रहा है, एकदम कांच जैसा, परंतु दोस्तों असल में डायमंड अलग अलग कलर के होते हैं। पिंक भी होता है, नीला भी होता है, काला डायमंड भी होता है और इन डायमंड्स का कलर उनमें मौजूद इम्प्योरिटीज़ के कारण होता है। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी उतना अलग अलग कलर आ जाता है। तो सबसे महंगा तो वैसे ये डायमंड होता है जिसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है, लेकिन इम्प्योरिटी वाले डायमंड्स भी अच्छे खासे रेट पे बिकते हैं। जो ब्लैक डायमंड होता है उसको कांच को काटने के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अब फ्रेंड्स, जो रॉ आयरन होता है जो कि हमें खदानों में मिलता है, वो असल में चमकता नहीं है। डायमंड को चमकाने के लिए उसको तराशा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि डायमंड में कार्बन एटम्स में के बीच में किस तरीके का बॉन्ड होता है। ऑप्शन जैसे कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें
सिंगल बॉन्ड होता है और किस टाइप का होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें sp3 टाइप का बॉन्ड होता है। और हीरे का चमकना ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर काम करता है। और हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह होता है 2.417। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन एरोमेटिक प्रकार का यौगिक है। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जिसको आप जिस चित्र में देख सकते हैं, जो कि हमने नॉर्मली 11-12 की किताबों में पढ़ा होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। इसमें 6 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में एक छल्ले के आकार में जुड़े होते हैं। बेंजीन क्रूड ऑयल कच्चे तेल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये रंगहीन होता है, मीठी सी गंध होती है इसमें, तथा ये अत्यंत ही ज्वलनशील पदार्थ है। इसका जो उपयोग है वो कई रसायनों के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। और लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ बहुत ही सेफ्टी से करना पड़ता है, क्योंकि ये इससे कैंसर होने का खतरा भी होता है। इसलिए मोस्टली इसका कमर्शियल यूज़ ही किया जाता है। गैर औद्योगिकी क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ना चिपकने वाले खाना पकाने वाले बर्तनों में टेफ्लॉन का लेप चढ़ा होता है। टेफ्लॉन कोटिंग इज यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे नॉन स्टिक पैन या नॉन स्टिकिंग कुकिंग वेयर आ चुके हैं, जिसमें हम जब सब्जी या कोई और खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो वो उसकी सतह से चिपकता नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि उसके ऊपर टेफ्लॉन की एक पतली सी कोटिंग चढ़ी होती है। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है जिसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका जो मोनोमर है वो उसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसकी एक बहुत ही पतली सी परत होती है जिसको हम बर्तनों के ऊपर चढ़ा देते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 327 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना हाई होता है तो इससे हमें ये खतरा नहीं होता कि खाना बनाते समय वह खाने में मिल जाएगा। और ये नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब ये ज़्यादा क्रिया नहीं करता है। इसका यूज़ जो होता है वो कुकिंग वेयर, खाना बनाने वाले बर्तनों में होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में होता है, वाटरप्रूफ फैब्रिक बनाने में होता है। हमने अधिकतर सुना है कि गाड़ी के ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग भी की जाती है। टेफ्लॉन कोटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी के ऊपर आसानी से स्क्रैच वगैरह नहीं आते हैं, या स्क्रैच होते भी हैं तो वो उसके नीचे छुप जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व सल्फर है। द एलिमेंट यूज टू वल्कनाइज ऑफ रबर इज सल्फर। फ्रेंड्स, वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें नेचुरल रबर को सल्फर के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। नेचुरल रबर जब प्राप्त होता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो आसानी से डिफॉर्म हो जाता है, मतलब उसका शेप बदल जाता है, तथा उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो नेचुरल रबर को क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तथा उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम उसको वल्कनीकृत करते हैं। इससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाता है। फ्रेंड्स, जो ऐसी जगह पे जहाँ पे रबर का बहुत ही हार्ड यूज़ होना हो, जैसे कि ट्रक या दूसरे वाहनों के टायर्स में, हम रबर में
वल्कनाइजेशन के साथ साथ उसमें कार्बन भी मिलाते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी और अधिक इम्प्रूव हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मीथेन को मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस। फ्रेंड, मीथेन गैस का असल हमने सुना है कि जो गोबर गैस जो प्रक्रिया हम पढ़े हैं स्कूलों में, तो वहाँ से जो गैस प्राप्त होती है उसको मीथेन गैस कहते हैं। ये असल में हाई प्रेशर पर पेड़ पौधों, सब्जियों को डिकम्पोज होने से उसमें जो गैस उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस होती है। तथा साथ ही साथ समुद्र के नीचे, ये भारी जल के नीचे बहुत हाई प्रेशर पे जो जीव मर जाते हैं तथा दब जाते हैं, तो वहाँ पे मीथेन गैस के भंडार बनते हैं। ये एक नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीली नहीं होती है ये गैस, ठीक है, और इसको सूंघने से कोई हानि नहीं होती है। अब बात आती है कि मीथेन को मार्श गैस क्यों कहते हैं। तो मीथेन जो है वो मर्शी लैंड पे पाई जाती है। मर्शी लैंड मतलब, मर्शी का मतलब होता है कि कीचड़ वाला या दलदल, ऐसी जगह को। तो ज़्यादातर मीथेन गैस ऐसी ही जगह पे पाई जाती है जो कि गीली मिट्टी या कीचड़ के नीचे भूमि हो, वेटलैंड हो, वहाँ पे ये गैस पाई जाती है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसको सबसे क्लीनेस्ट गैस कहा जाता है। इसको क्लीनेस्ट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है, तो हम लोग LPG या CNG पे भी टिक कर देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर आंसर होता है मीथेन गैस। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा अधिक हो जाने पर मानव गुर्दे में पथरी पड़ जाती है। When the amount of calcium oxalate is high, then stone is formed in the human kidney. फ्रेंड्स, ज़्यादातर हमने सुना होगा कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य किसी लोगों के बीच में कि उनको पथरी की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि पेट में पथरी कैसे बन जाती है। तो फ्रेंड, असल में कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल होते हैं जो कि कलरलेस क्रिस्टल होते हैं, और वो हमारे नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। अभी एक नॉर्मल व्यक्ति के यूरिन में भी कैल्शियम ऑक्जिलेट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड मात्रा में। जब यूरिन में ऑक्जिलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर किडनी में या गॉल ब्लैडर में, या किडनी या गॉल ब्लैडर को जोड़ने वाली नली के अंदर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनको किडनी के अंदर पथरी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये पथरी की प्रॉब्लम बहुत ही कष्टदायक होती है। मतलब इसमें पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी बुखार आता है, बेहोशी सी छाने लगती है, या फिर यूरिन पास करते समय बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। ऑक्जिलेट आता कहाँ से है? तो ऑक्जिलेट ज़्यादातर हरी सब्जियों जैसे पालक, टमाटर, बैंगन या अन्य हरी सब्जियों में मुख्य रूप से पाया जाता है, तथा बहुत से सीड्स जैसे कि बादाम या फिर अन्य बीजों, चने उने में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि ये इन हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो जिनको पथरी की प्रॉब्लम है उनको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो इसका एक ही उपाय है इससे बचने का, कि इंसान को खूब पानी पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पिएगा तो ऑक्जिलेट पानी में उतना ही घुल घुल के निकल जाता है यूरिन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं कि नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम रेशा है। नायलॉन इज द फर्स्ट फाइबर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस। फ्रेंड, देखा जाए तो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। पहला नेचुरल फाइबर जो प्राकृतिक रूप से हैं,
दूसरा मैन मेड फाइबर्स जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। नेचुरल फाइबर में आता है हमारा कॉटन, जूट मतलब कपास और जूट। तो कॉटन से तो हम सब वाकिफ़ हैं, रुई से इसके धागे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही आरामदायक होते हैं। तथा जूट का इस्तेमाल रस्सियाँ बनाने, थैले बनाने के रूप में किया जाता है। और जूट को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जूट से रिलेटेड कि कौन से फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर होता है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई नेचुरल फाइबर्स की, लेकिन नेचुरल फाइबर्स क्या है कि उतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे या फिर उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसीलिए मैन मेड फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाए गए, जिसके एग्जांपल्स है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन या अन्य बहुत सारे हैं। तो नायलॉन फाइबर का यूज़ रस्सियाँ बनाने, टूथब्रश बनाने, धागे बनाने में, तथा ये मछली पकड़ने की जो जालियाँ बनती है उसके जाल बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, इन सब आदि वस्तु बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही मजबूत होता है, वाटरप्रूफ होता है तथा जल्दी खराब भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि कैनोलो, जेट्रोफा, सेलिफोर्निया आदि पौधों में हरित डीजल प्राप्त होता है। बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स लाइक कैनोलो, जेट्रोफा एंड सेलिफोर्निया एटसेट्रा। फ्रेंड्स, बायोडीजल का नाम सुनते ही हमें ऐसा दिमाग में आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम पेड़ पौधों से डीजल बना सकते हैं, या फिर उसमें कहाँ स्टोर होता है बायोडीजल। तो फ्रेंड्स, बायोडीजल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यह एक तरीके का डीजल है, एक तरीके का ऑयल है जिसके गुण डीजल जैसे होते हैं। मतलब इस ऑयल को हम डीजल इंजन में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसको पेट्रोल इंजन में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसको बायो पेट्रोल नहीं कहा गया। इसको डीजल इंजन में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम बायोडीजल दिया गया है। ये वेजिटेबल ऑयल का ही यूज़ करता है। वेजिटेबल ऑयल को मेथनॉल के साथ मिलाकर तथा अन्य कुछ केमिकल्स के साथ मिलाकर इसको बायोडीजल बनाया जाता है। ये आम वेजिटेबल ऑयल्स नहीं होते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल को अन्य केमिकल के साथ मिला के बनाया जाता है, लेकिन इसमें मेथनॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बायो ऑयल बनाने के लिए। तो उसमें है जेट्रोफा जो कि रतन जोत कहलाता है। तो बहुत ही क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लांट है जो कि बायोडीजल बनाने में उपयोग किया है। रेलवे के पुरानी पेपर्स में भी पूछा गया है। तो उसमें ये जेट्रोफा मतलब रतन जोत, कई बार डायरेक्ट रतन जोत ही दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो आपको ये नाम याद रखना है। तो जेट्रोफा, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल या शुगर केन, इन सब का यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल के रूप में, और उसको मेथनॉल के साथ बना के बायोडीजल बनाया जाता है। इसका यूज़ फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट तक में यूज़ होता है। 2014 में हमारे तब के तत्कालीन रेल मंत्री देवगौड़ा साहब ने बोला था कि रेलवे में 5% डीजल इंजन बायोडीजल, मतलब उनके डीजल इंजन्स में 5% बायोडीजल का उपयोग किया जाएगा। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज रेलवे ने ऐसे इंजन बना लिए हैं जो कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बायोडीजल पे चलने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल दिए जाते हैं। By the hydrogenation of oil in the presence of nickel catalyst,
द वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी। फ्रेंड्स, आपने वनस्पति घी का नाम तो सुना ही होगा। वनस्पति घी को हम डालडा के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली डालडा उस कहना गलत होगा, क्योंकि डालडा सिर्फ एक कंपनी का ब्रांड है, लेकिन पहले वो बहुत ज़्यादा चलता था, तो हम आज भी उस चीज़ को डालडा के नाम से ही जानते हैं। तो असल में ये वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनीकरण करके बनाया गया एक तरीके का घी है। तो इस प्रोसेस में अनसैचुरेटेड फैट, मतलब फूड ऑयल को सैचुरेटेड फैट, जिसको ट्रांस फैट भी कहा जाता है, में बदल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन की वेपर्स के साथ मिलाया जाता है। इसमें निकल एक कैटलिस्ट के रूप में, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में भाग लिए बिना सिर्फ उस रिएक्शन की प्रोसेस को तेज करने के काम, जल्दी पूरा करने के काम में आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ मिला दिया जाता है और इसको सैचुरेटेड फैट में बदल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वेजिटेबल ऑयल की लाइफ बढ़ जाती है। अब डालडे का बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ में रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये असली में ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक ही होता है, क्योंकि इससे दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होने का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देता है, और ये हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीमाइड नामक बहुलक प्रयुक्त होता है। पॉलीमाइड पॉलीमर इज यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ मटेरियल। फ्रेंड, पहले के राजा महाराजाओं के सिपाही जब दुश्मन से लड़ने जाते थे तो वह अपने पोशाक, लोहे की पोशाकों का प्रयोग करते थे ताकि वह उनके तीरों भालों से बच सकें। लेकिन ये असल में वो लोहे की पोशाक पहनना बहुत ही कष्टदायक होता है, क्योंकि पहली बात तो वो बहुत ही भारी होता है, उसको पहन के लड़ना, ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ चुके हैं, बुलेट प्रूफ कार्स आ चुके हैं जिसके कांच पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होते हैं। अब बहुत सी घरों को भी बुलेट प्रूफ बनाया जाता है क्योंकि उसमें वो वाला कांच यूज़ इस्तेमाल में होता है। तो इसको बनाने के लिए एक पॉलीमाइड पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही पतला होता है। ये क्या करता है कि दूर से कोई भी हाई वेलोसिटी से आते हुए पार्टिकल को रोक लेता है तथा उसकी काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेता है, जिससे उसकी आने वाली चीज़ की शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनते हैं जो कि बुलेट को अपने अंदर से पार नहीं होने देते। बुलेट प्रूफ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि उसमें से जो तेज आती हुई चीज़ों को रोक लेना। बट बुलेट प्रूफ का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये मेन बंदूक से निकलने वाली गोली को रोकने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग होता है। टीयर गैस इज यूज्ड टू डिस्पर्स द क्राउड। फ्रेंड्स, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे देश में जगह जगह या पूरी दुनिया भर में जगह जगह आंदोलन होते रहते हैं। हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले धारा 370 हटाने के टाइम बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया था। तो दिल्ली को तो आंदोलन का नगरी ही कह दिया गया है कि यहाँ पे हमेशा
आंदोलन, धरना या फिर चलता ही रहता है। तो वहाँ पे जो लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं तो कई बार सिचुएशंस बिगड़ जाती है, कई बार लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं, हिंसक हो जाते हैं। तो इस भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आंसू गैस को हम टीयर गैस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी आँख, नाक, मुंह तथा फेफड़ों में खुजली उत्पन्न करता है, जिससे हमें आंसू आते हैं, छींक आती है, खांसी आती है और कई बार तो थोड़ी देर के लिए दिखना भी बंद हो जाता है। इससे लोग परेशान होते हैं, वहाँ से दूर भागने लगते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि आंसू गैस या टीयर गैस का नाम क्या होता है। तो टीयर गैस का नाम होता है ओमेगा क्लोरो एसिटोफिनॉन। आई रिपीट, ओमेगा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये था आंसू गैस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सबसे मजबूत बंध त्रिबंध होता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है हमारा अल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है अल्कीन और अल्काइंस। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है या कौन से बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले आप ये चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले वाले ऊपर दिखाया गया है वह है लंबाई के बारे में। तो सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, उससे छोटा होता है डबल बॉन्ड और सबसे छोटा होता है ट्रिपल बॉन्ड। दूसरे पॉइंट में उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। तो इसमें पता चलता है कि सबसे स्ट्रांग होता है ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम मजबूत होता है डबल बॉन्ड और सबसे कमज़ोर होता है सिंगल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है और कौन सा बॉन्ड सबसे लंबा होता है। तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड और सबसे लंबा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। तरल नाइट्रोजन का उपयोग फ्रीज खाद्य पदार्थों को फ्लैश फ्रीज करने के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिशत के रूप में किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए कमर्शियल रेफ्रिजरेंट इन फ्लैश फ्रीज फूड। पहले नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास होता है 14। तो लिक्विड नाइट्रोजन असल में नाइट्रोजन का ही बहुत ही ठंडा करके उसका लिक्विड फॉर्म होता है, जो कि दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। N2 इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। यह एक नॉन टॉक्सिक गैस होती है, या तरल बोले तो नॉन टॉक्सिक होता है। ये गंधहीन होती है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये कलरलेस होती है तथा इट्स नॉन फ्लेमेबल गैस, ये आग नहीं पकड़ती है। इसको एक स्पेशल टाइप के कंटेनर में ही रख सकते हैं। नॉर्मल कंटेनर प्लास्टिक की बॉटल्स में आप इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ठंडी गैस है और रूम टेम्परेचर पे ये बहुत ही तेज़ी से विस्तार करती है, इतनी तेज़ी से फैलती है कि नॉर्मल कंटेनर्स में इसको रखना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। इतनी ठंडी होती है कि आपकी स्किन को जला भी सकती है और ये बहुत ही जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाती है। -192 डिग्री पे ही बॉयल होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। रूम टेम्परेचर पे लाते ही ये गैस रूम में बदलना शुरू हो जाती है और पूरे तरफ धुआं हो जाता है। कई बार अब हमने देखा होगा कि पुराने
धारावाहिकों में जब स्वर्ग के सीन आते हैं तो वो पूरा ज़मीन पे धुआं धुआं होता है और वो कंटेनर्स में से धुआं उबल रहे होते हैं, तो वहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता था। इसका जो यूज़ होता है वो फूड पैकेट को फ्रीज कर दिया जाता है, फूड के मटेरियल को फ्रीज करके और लंबी दूरी में ट्रैवलिंग करने के लिए उपयोग में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर्स जब यहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे कूलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। स्किन सर्जरी जहाँ जब होती है तो वहाँ पे जब भी हमारा एबनॉर्मल स्किन या स्किन में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो हम बोल रहे हैं फ्रीज फूड, फ्लैश फ्रीज फूड, तो ये क्या होता है कि खाने की चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे मछली को ट्रांसपोर्ट करना हो या फ्रूट्स को ट्रांसपोर्ट करना हो बहुत दूर तक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला हो, तो वहाँ पे हम एकदम से ठंडा कर देते हैं इन चीज़ों को लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू, और इसको फिर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो वो जो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। आजकल आपने कुछ जगह पे देखा होगा कि कुछ ठेलों पे बिस्किट्स या चिप्स को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो के आपको खिलाया जाता है, जिससे आप खाने के बाद आपके मुंह से धुआं निकलता है। तो यहाँ पे भी लिक्विड नाइट्रोजन का ही यूज़ किया जाता है। ये चीज़ों को खाने से पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन यदि आपकी गले में जाता है या फिर आपकी स्किन को लगता है तो आपकी स्किन को जला भी सकता है और आपकी सेहत को नुकसान पहुँच सकता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव की प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। The plasma state of fluid is a good conductor of electricity. फ्रेंड्स, प्लाज्मा स्टेट जो होता है वह मैटर का फोर्थ स्टेट है। इसको क्या होता है, इसको बनाया जाता है, यह नेचुरली नहीं होता है, इसको बनाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि नेचुरल गैस को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। नेचुरल गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है, ख़ास तौर से इनर्ट गैसेस रहती है, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख के बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो प्लाज्मा में बदल जाता है। आपने कुछ टाइम पहले प्लाज्मा टीवी का भी नाम सुना होगा, तो वहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता था, इनर्ट गैसेस को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ये मोस्टली प्लाज्मा स्टेट के प्लाज्मा गैस को जहाँ पे लाइटनिंग होती है, नियॉन कलर्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तथा डेकोरेशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। बहुत जगह क्लब्स, पब्स, मटेरियल, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी नियॉन लाइटनिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पे इस प्लाज्मा गैस का यूज़ किया जाता है। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मैटर की फिफ्थ स्टेट कौन सी है, तो मैटर की फिफ्थ स्टेट है बोस-आइंस्टाइन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी हौसला बना रहे और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। यदि आपका कोई डाउट या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।